गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी अच्छा हूँ। आज का वीडियो मॉर्निंग का नहीं, ये इवनिंग का है, इसलिए कुछ दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं। जैसे यह जो सेंटर है मेन रोड के बगल में है और आवाज़ें भी गाड़ी वगैरह की बहुत सारी आ जाती है। लेकिन कभी कभी देखिएगा कि आज के जो सर्दी ज़माने में बूफे सिस्टम है, जिसमें कि प्लेट हाथ में लेकर खाने का आनंद, और गांव घर में जो आते हम लोग पंक्ति में बैठकर खाना खाते हैं उसका मज़ा और उसकी आत्मीयता, जिसमें परोसने वाला आपके पास जाता है और आप ना करते हैं फिर भी एक पूरी आपके प्लेट में डाल दिया जाता है और देने के बाद भी आप उसको मज़े से खा लेते हैं। ये मुझे लगता है कि जस्ट लाइक ये वीडियो उसी तरह से आपको एंजॉय करना पड़ेगा। आप पूरे के पूरे ग्रामीण कल्चर को जीवित करने की कोशिश कीजिए, बहुत मज़ा आता है। ग्रामीण कल्चर में बहुत मज़ा आता है। आत्मीयता अगर कहीं है और राजनीति भी कहीं है वो ग्रामीण कल्चर में ही है। इसलिए शहर की भाग दौड़ की ज़िंदगी से आइए थोड़ा एंजॉय कीजिए और इस एंजॉय में आप बुलेट, एनफील्ड बुलेट के आवाज़ को या 4 व्हीलर की आवाज़ को थोड़ा सा दरकिनार करने की कोशिश कीजिएगा तो मज़ा आएगा। ठीक है, मैं विशेषकर जो वीडियो अभी डाल रहा हूँ ये मेन के लिए डाल रहा हूँ और मैं बार बार कहता हूँ, मुझे सबसे अधिक टेंशन मेन यही होती है। जो भी स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं उसका राइटिंग स्किल एकदम निखर कर नहीं आ रहा और मैं बार बार इसीलिए फोकस दे रहा हूँ कि आप मेन को अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए। मेन को कंप्लीट करके रखेंगे, फर्स्ट बार में आप क्लियर कर लेंगे। और ख़ास करके वैसे स्टूडेंट जो अभी पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, उसके पास तो खेलने का समय है, आप खेलिए, जम के खेलिए। आपको मार्केट में मिलता है कि 24 घंटे में 28 घंटे पढ़ने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि डेली आप 4 घंटे पढ़िए। 4 घंटे पढ़ने का मतलब है 30 चौके 120, यानी 120 घंटे आप मंथ में पढ़ रहे हैं। इसे कंटिन्यू रखना कोई आसान काम नहीं है। आप इसे कंटिन्यू कीजिए, इसी में आपका रिजल्ट हो जाएगा और जिस विधि से आपका रिजल्ट हो गया उसी के लिए आप रोल मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए आप अपनी टेक्निक को ईजाद कीजिए ना, दूसरे के देखा देखी मत कीजिए। इसलिए 4 घंटे पढ़िए। आप यह समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन अगर पर डे के जो भी मेन देने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन पर डे में अभ्यास करते हैं तो 30 क्वेश्चन। मैं हिस्ट्री में 15 से 17 क्वेश्चन को सजेस्ट करता हूँ। इतने में तो आपका GS 1 पेपर का एक सेक्शन निकल जाएगा, 3 क्वेश्चन का निकल जाएगा। आप कीजिए ना, एक क्वेश्चन लिखने में आपको टाइम लगेगा, फिर जब उसी क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे आपको कम समय लगेगा, तीसरे बार में लिखेंगे और कम समय लगेगा। इस तरह से करत करत अभ्यास के जन्म भी हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान वाली बात हो जाएगी और अपने क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से निकाल कर सकेंगे। व्यूअर्स, मैंने पिछले क्लास में आपको पॉलिटी का थर्ड जो है फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया था और कुछ वीडियो उसमें से शेयर किया था। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन द वन हैंड फंडामेंटल राइट्स एंड टेकन द अदर हैंड राइट्स। इसलिए मूल अधिकार एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से छीन लिया। ठीक है, 1 क्वेश्चन मैंने बताया था। आज मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो डालने का, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे टाइम भी नहीं मिल पाती है। आज संडे है, मैं भी आज निश्चित से आया हूँ आप लोगों के बीच में कि कम से कम पॉलिटिकल साइंस का पूरा आपको सिलेबस बता दिया जाए। ओके, आइए देखते हैं सिलेबस को।
इसमें से चल रहे थे हम लोग मूल अधिकार। मूल अधिकार, बहुत सारी त्रुटियां इस वीडियो में आ सकती है। कोशिश करेंगे कि मेरी कमियों को कुछ नजरअंदाज भी किया जाए और कुछ कमेंट भी किया जाए। एक तो यह हो गया कि मूल अधिकार आपको एक हाथ से संविधान ने दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। नंबर 2 क्वेश्चन इसमें है, जो क्वेश्चन आ भी चुका है आपके बीपीएससी में, कि संपत्ति का अधिकार का अधिकार के समाप्ति की विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए तथा इसकी वर्तमान स्थिति का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन आ चुका है। वन हैंड गिवन एंड अदर हैंड टेकन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए अब आप इसको, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ठीक है? क्योंकि संपत्ति का अधिकार, ऐसे भी आप जानते हैं कि मूल अधिकार एक इंडिविजुअल राइट्स है, ठीक है, पर्सनल एंजॉय का ये राइट है और इस पर कोई हाथ डाल नहीं सकता है। लेकिन भारत जैसे देश जिसमें कि इतनी बड़ी आबादी है और स्वतंत्रता के बाद डिफरेंट टाइप की चुनौतियां मेरे पास थी। 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस को जब आप देखेंगे एनसीईआरटी की, तो उसमें आपको विभिन्न प्रकार की चुनौतियां मिल जाएगी, ठीक है? इस समय हेल्थ सेक्टर की दिक्कतें हैं, आवास की दिक्कतें हैं, शिक्षा की दिक्कतें हैं, बेरोजगारी की दिक्कतें हैं, लेकिन सबसे अधिक जो बेसिक नीड है लोगों की, वह बेसिक नीड क्या? यह सबसे बड़ी बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है? एक तरफ आपने राइट दे दिया है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का मालिक अधिकार दे दिया है। दूसरे तरफ इतने बड़ी आबादी को आप रोटी, कपड़ा और मकान कैसे उपलब्ध कराएंगे? उसमें भी क्या, बिना कपड़ा के तो आप जीवित रह सकते हैं, 8 दिन रह सकते हैं, 10 दिन रह सकते हैं, महीनों रह सकते हैं, बिना आवास के भी आप रह सकते हैं, लेकिन बिना भोजन के तो जीना संभव नहीं है। जिस समय मेरे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय भी कांग्रेस की मीटिंग में बार बार इस बात को दोहराया जा रहा था कि जमींदारी को सीमित किया जाए। ऐसा कैसे हो जाएगा कि एक के पास हजारों एकड़ की जमीन हो? कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके पास रहने का छत नहीं है, ठीक है, उसे भी देना पड़ेगा। हेल्थ सेक्टर की कमी उसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन मेरे यहाँ की सबसे बड़ी विसंगति देखिए कि जितनी भी सरकारें आई प्रारंभिक दौर में, वो सभी सरकारें स्टेट की या सेंटर की, ऐसा कोई भी नहीं था जो राजघराने से न हो। इसलिए जितने भी जमींदार लोग हैं, राजनीति में पकड़ उनकी थी।
तो यह जमींदारी एबोलिशन हो कैसे सकती है? ठीक है, इसलिए इसमें आप लोग क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत की बुक में आपको यह दिया हुआ है संपत्ति के अधिकार के संबंध में विवाद, उसमें आप देखेंगे कि शंकरी प्रसाद के मामले से लेकर शंकरी प्रसाद मामले 1951, ठीक है, इस केस से लेकर आप केशवानंद भारती तक का अध्ययन करेंगे। केशवानंद भारती केस मामले 1973 तक का अध्ययन करेंगे। और यहाँ तक में आपको पता चलेगा कि शंकरी प्रसाद मामले में, यानी शंकरी प्रसाद मामला है क्या। सबसे पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा कि शंकरी प्रसाद मामला क्या है। इसलिए जब संविधान मेरा 1950 में लागू हो गया, 1950 में लागू हो गया, उसके बाद नेहरू सरकार ने पहला ही संविधान 1951 में कर दिया और 1951 में जो संशोधन किया गया उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। यानी पहले मेरे पास अनुसूचियों की संख्या कितनी, 8, और अब अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 9। और उसमें यह प्रावधान भी किया गया कि जो भी कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जाए। और उसमें जमींदारी उन्मूलन का भी या उसको मिनिमाइज करने का सबसे पहले तो कोशिश किया गया कि मिनिमाइज करने का कितना प्रयास किया जाए और देखा जाए कि इसमें कितना विरोध आ सकता है। इसलिए 1951 में यह मामला आ गया और 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने कानून बनाया कि राज्य सरकारें जमींदारी को सीमित करने संबंधी कानून बना सकती है। तो यह तो विवाद हो गया। एक तरफ आप दे रहे हैं कि मूल अधिकार आपका क्या है, व्यक्तिगत अधिकार है और इस व्यक्तिगत अधिकार को किसी भी सूरत में कम नहीं किया जा सकता। यह क्या है, तो व्यक्तिगत अधिकार है, मूल अधिकार आपका व्यक्तिगत अधिकार है और इस व्यक्तिगत अधिकार को किसी भी सूरत में सीमित नहीं किया जाएगा। लेकिन इधर संविधान संशोधन भी है और मूल रूप से हम लोग मूल अधिकार पढ़ते हैं कहां से, 14 से लेकर 32। लेकिन 13 में कहा गया है कि सरकार चाहे तो मूल अधिकार को भी सीमित या विस्तार कर सकती है। इसलिए सरकार ने ऐसा कानून बनाया और इस व्यक्तिगत अधिकार को यानी मूल अधिकार के व्यक्तिगत अधिकार को पहली ही चुनौती 1951 में मिल गई और यह केस बिहार से ही चला गया। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर सरकारें मूल अधिकार को सीमित कर राज्य के नीति निदेशक तत्व में लोगों के लिए जन कल्याणकारी कार्य करने संबंधी प्रावधान करती है तो इसमें देखा जाएगा या हम परीक्षण करेंगे कि यह कहां तक सही है। ठीक है, इसलिए केशवानंद भारती में तो सरकार को सपोर्ट मिल गया और इसके बाद फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, वह मामला आ गया, सज्जन सिंह का मामला आ गया और गोलकनाथ मामले में इस फैसले को पलट दिया गया, सरकार के फैसले को पलट दिया गया और कह दिया गया कि आप व्यक्तिगत अधिकार यानी जो संपत्ति का अधिकार है संपत्ति का अधिकार इसमें किसी भी प्रकार का कमी या बेसी आप नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल राइट है। इसके बाद इसी से देखिए जब आप गहरे रूप से अध्ययन करते हैं तो आपको कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका का क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल जाएगा और दोनों के बीच में तलवारें खींचाखींची हो गई। इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा, अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले सिलेबस को आपको क्लियर कर दिया जाए। और इसके बाद
सरकारें कानून बनाती गई, सर्वोच्च न्यायालय विपरीत में चला जाता गया और दोनों के बीच में कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका का विवाद आ गया। और इसके बाद केशवानंद भारती केस के द्वारा यह मिनिमाइज केस करने की कोशिश की गई, क्योंकि सबसे बड़ी जजों की बेंच इसी में बैठी थी और 13 जजों की बेंच ने 7-6 के अनुपात से फैसला सुनाया और कहा गया कि सरकार चाहे तो संपत्ति के अधिकार सहित अन्य अधिकारों में वह क्या क्या कर सकती है, वह संशोधन कर सकती है। ठीक है। और इसके बाद सरकार ने 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया, यानी समाप्त ही कर दिया इसको, और समाप्त करते हुए इसको डाल दिया गया किसमें, अनुच्छेद 300 300 में डाल दिया। अब 300 में डालने के बाद यह क्या है, आज के डेट में यह लीगल राइट है। ठीक है। कल के डेट में आप लोग एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, और इसके बाद आपको एक इनकम है। लेकिन अब देखा जाएगा कि उस इनकम में से आप क्या क्या कर रहे हैं भाई। इनकम आपका लाख रुपये का है और आपने हवा महल 4 साल में ठोक दिया, तो 4 साल में हवा महल जब ठोक दिया आपने, तो आपके ऊपर तो चार्ज किया जाएगा ना कि आपने ये कहाँ से लाया, टैक्सेबल संपत्ति है या नहीं है, तो अंदर जाएंगे, और है तो बचेंगे। ठीक है। इसलिए वर्तमान स्थिति इसको दिखाते हुए आपको क्लियर करना है कि शुरुआती दौर का विवाद आपको दिखाना है, शंकरी प्रसाद का विवाद दिखाना है, उसके बाद सज्जन सिंह बनाम केंद्र सरकार का विवाद दिखाना है, फिर गोलकनाथ मामले पंजाब राज्य के संबंध में विवाद दिखाना है, और 1973 का केशवानंद भारती केस में आकर इसको इंड करना है, और इंड करते हुए अभी के वर्तमान स्थिति को दिखाना है। इस तरह से आप क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। इसलिए क्वेश्चन के नेचर को समझिए और समझते हुए उत्तर दीजिए। एकदम आसान है। आप जब लिखेंगे और इतने केस को जब डिस्क्राइब करते हुए लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, तो नहीं मिलने की कोई संभावना नहीं। नेक्स्ट, इसी फंडामेंटल राइट्स में से ही क्वेश्चन आ जाता है क्या, तो संविधान का मौलिक ढांचा, यानी केशवानंद भारती जो केस है उसको सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संविधान विशेषज्ञों ने पढ़ा, और इसका प्रभाव दुनिया भर के संविधान पर पड़ा, न्यायिक व्यवस्था पर पड़ा, संसदीय व्यवस्था पर पड़ा, जो भी उसकी राज्य व्यवस्था है उस पर पड़ा। इसलिए इसी में से एक क्वेश्चन और निकल कर आपका आ रहा है, और यह है कि संविधान का क्वेश्चन मुझे उतने अच्छे से याद नहीं आ रहा है कि मैं कितना कंटेंट दे रहा हूँ, इसलिए मैं स्टार्ट करके दे रहा हूँ, आप लोग उसको काउंटिंग करेंगे। संविधान का मौलिक ढांचा क्या है, संविधान का मौलिक ढांचा क्या है, इसके द्वारा मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की किस प्रकार पहचान की है। किस प्रकार पहचान की गई। केशवानंद भारती मामले
केशवानंद भारती मामले के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। इसे स्पष्ट करें। आप एनसीईआरटी के 11th क्लास की बुक को इसके लिए देख सकते हैं, लेकिन उसमें पर्याप्त आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप लक्ष्मीकांत को जा सकते हैं और वर्तमान तक को आप दिखा सकते हैं। जैसे अभी दिल्ली की जो स्थिति हो जाती है पॉल्यूशन की, आप उसको दिखा सकते हैं। कोरोना के समय में ऑक्सीजन की डिमांड थी, उसको आप दिखा सकते हैं, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता यह है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे केंद्र सरकार से क्वेश्चन कर दिया कि आप जनता की मूलभूत आवश्यकता हो, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहा, आपने पहले तैयारी क्यों नहीं की? राइट टू प्राइवेसी है, आप इसको यहाँ तक लेकर दिखाएं। ठीक है, इसलिए मूल अधिकार में आपका मैंने 3 क्वेश्चन को ये किया। एक तो मूल अधिकार है क्या, उसको करना है आपको। दूसरा संपत्ति संबंधी विवाद है, और इसी को जब आप अध्ययन करेंगे केशवानंद भारती को, तो संविधान का मौलिक ढांचा। 3 क्वेश्चन इसमें से आपका आता है। इसलिए नंबर 1 फिर से मैं इसको रिकॉल कर देता हूं। संविधान के नंबर 1 क्वेश्चन, प्रस्तावना से मैंने क्वेश्चन बताया है। नंबर 3 मूल अधिकार, मूल अधिकार में से 3 क्वेश्चन मैंने बताया। नंबर 4 आ जाइए, सीधे सीधे राष्ट्रपति पर आते हैं। राष्ट्रपति, इस बार विशेष संभावना है राष्ट्रपति से क्वेश्चन होने की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और इस चुनाव में पहले वाली बात अब नहीं रह गई। आप इस बार देखे होंगे यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू विभिन्न राज्यों का दौरा उन्होंने किया, और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात किया कि मुझे समर्थन किया जाए। एज ए वैसा ही जैसा कि आप देखते हैं कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में नेता डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। इसलिए क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रपति चुनाव यानी 2022 का जो राष्ट्रपति चुनाव है, इसमें आपको क्या कुछ नई बातें देखने को मिल रही है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन हो गया। इसलिए नंबर 1 क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव का विवरण प्रस्तुत करें। प्रस्तुत करें, या अगर कॉमा लगा दिया उसने, तथा सीधा सीधा क्वेश्चन रहा तो ठीक है, या तो 10 जोड़ेगा उसमें, प्रस्तुत करें तथा 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में विशेष बातें
क्या उभर कर आई, इसका भी उल्लेख करें। एक क्वेश्चन दिया। नंबर 2, राष्ट्रपति के अधिकार तथा कर्तव्य राष्ट्रपति के अधिकार तथा कर्तव्य की विवेचना करें। राष्ट्रपति के अधिकार तथा कर्तव्य की विवेचना करें। अगर ये क्वेश्चन आ गया और आप तैयार करके रखे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन में मार्क्स कम करते हैं। आप सीधा सीधा जो राष्ट्रपति का अधिकार और कर्तव्य है उसका उल्लेख कीजिए और उसका उल्लेख करते हुए कार्यपालिका संबंधी शक्ति को दिखाइए, एग्जीक्यूटिव पावर्स को दिखाइए, लेजिस्लेटिव को दिखाइए, जुडिशियल को दिखाइए, फाइनेंशियल पावर को दिखाइए। आप इसमें एक स्केचिंग कर लीजिए, पूरा का पूरा स्केचिंग कर लीजिए कि क्या क्या अधिकार और कर्तव्य राष्ट्रपति के हैं। जितने भी कर्तव्य हैं आप यहाँ पर दिखा दीजिए। अधिकार एवं कर्तव्य दिखाइए या कार्य दिखाइए, कार्य दिखाइए और यहाँ पर पूरा का पूरा मेंशन कर दीजिए कि क्या क्या अधिकार और कर्तव्य है। तो अधिकार और कर्तव्य में आप दिखाइए कि कार्यपालिका संबंधी एग्जीक्यूटिव पावर्स दिखाइए, कार्यपालिका संबंधी अधिकार दिखाइए, विधायिका को दिखाइए, विधायिका को दिखाइए, न्यायिक शक्ति को दिखाइए, वित्तीय शक्ति को दिखाइए, वित्तीय शक्ति को दिखाइए, आपात शक्ति को दिखाइए, आपात शक्ति को दिखाइए, क्षमादान को दिखाइए, सैनिक शक्ति को दिखाइए, सैनिक शक्ति को दिखाइए और वीटो शक्ति को दिखाइए। वीटो शक्ति को दिखाइए, ठीक है। इतना दिखाइए, लेकिन इतना दिखाने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि सबको पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया जाए। इसको आप इस रूप में कर सकते हैं कि आप एग्जामिनर को शो कीजिए कि मुझे सारा का सारा ज्ञान है, लेकिन समय भी देखना पड़ेगा। इसलिए एग्जामिनर भी इस बात को जान रहा है कि बच्चे के पास समय का लिमिटेशन है और सारे पावर को आप डिस्क्राइब कर दीजिए। जो मुख्य मुख्य पावर है उसको डिस्क्राइब कर दीजिए और डिस्क्राइब करते हुए एक बेहतर क्वेश्चन का आंसर तैयार करके आप दिखा दीजिए एग्जामिनर को। इसमें से कुछ को अगर छोड़ भी देंगे, समाधान को छोड़ भी देंगे, तो भी काम होगा, चलेगा काम। इसलिए आप मुख्य कार्यपालिका को पूरा दिखाइए, विधायिका को पूरा दिखाइए, वित्तीय को दिखाइए,
न्यायिक शक्ति को दिखाइए, ठीक है, वीटो पावर को दिखा दीजिए। सैनिक शक्ति और समाधान में अगर आप दो लाइन का भी उल्लेख करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इसलिए एग्जामिनर देखना चाहता है कि बच्चे को नॉलेज है या नहीं, ज्ञान है या नहीं, राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य में वो क्या जानता है। ऐसे लिखने से आपको पता चल जाएगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा नॉलेज है, लेकिन यह पूरा डिस्क्राइब नहीं करेगा क्योंकि समय की कमी है। एग्जामिनर जब एग्जाम देता था उसके पास भी समय की कमी थी, मेरे पास भी समय की कमी थी, इसलिए उसमें से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो आप समझ लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में ही भांगड़ा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें नंबर बहुत कम कटेगा, ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति से दो क्वेश्चन, विशेष संभावना तो है कि 2022 में क्या विशेष बातें आपको देखने को मिलती है, आप इसको फोकस करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसको दिखाते हुए एक क्वेश्चन इसमें से और पूछ दिया जाता है कि क्या राष्ट्रपति रबर स्टाम्प है या नहीं है, जो पिछले 2-3 बार से यह विवाद में रह गया। इसलिए नंबर 3 में भारत के राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है। या इनके पास भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे वे रबर स्टाम्प से ऊपर प्रतीक यहाँ तक तो बात क्लियर है। यहाँ तक में आप सारा का सारा अधिकार और कर्तव्य गिनाएंगे और सभी अधिकार और कर्तव्य को आप मंत्रिपरिषद के बिहाफ में गिनाएंगे कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है, लेकिन वह उन शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, इसका मतलब रबर स्टाम्प है। अब यहाँ से क्वेश्चन का नेचर बदल रहा है और इसमें आप एनसीईआरटी के 11th क्लास की जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ दिया गया है या विवेकाधिकार की शक्तियाँ दिया गया है, जिसको कहा जाता है डिस्क्रिशन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। आप उसको देखेंगे और उसके हिसाब से राष्ट्रपति के पास लोकसभा को डिजॉल्व करने का पावर है। अगर कोई भी राष्ट्रपति का ये प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है और यह तय नहीं हो पा रहा है तो राष्ट्रपति खुद से उम्मीदवार को तय कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न भी बिल को कर सकते हैं, यह भी उनके विवेकाधिकार में है। और इस प्रकार से कभी अगर मेजोरिटी नहीं रहे तो कौन अस्थायी सरकार दे सकते हैं, ये उनकी स्वविवेक की शक्तियाँ हैं। और इसी स्वविवेक की शक्तियों के आधार पर दिखाना पड़ेगा आपको कि राष्ट्रपति एज ए रबर स्टाम्प ही है
लेकिन उनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, और जब मेरे पास कोलिएशन की गवर्नमेंट बन रही थी उस दौरान राष्ट्रपति ने बड़ा रोल निभाया। आप इसको उल्लेख करते हुए कर सकते हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ रबर स्टाम्प नहीं है, समय पड़ने पर राष्ट्रपति अपने स्वविवेक की शक्ति का उपयोग करते हुए ये दिखा भी सकते हैं कि वह रबर स्टाम्प से ऊपर था। इसलिए ये 3 क्वेश्चन इसमें से संभावित है, आप इसको तैयार करेंगे। नेक्स्ट चले आइए, अगर आपने राष्ट्रपति को कर लिया है, राज्यपाल तो ऐसे भी हो जाएगा, इसलिए राज्यपाल के संबंध में इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो रहेगा यह रहेगा राज्यपाल की शक्तियां। यानी अगर आपने राष्ट्रपति को पढ़ा है तो राज्यपाल को निश्चित रूप से आप जान जाएंगे। और इस क्वेश्चन के साथ ही एक जो मुख्य रूप से क्वेश्चन आता है राज्यपाल से, यह रहेगा कि केंद्र और राज्यों के बीच राज्यों के बीच विवाद का सबसे प्रमुख कारण राज्यपाल का राज्य की सरकार के समीक्षा कीजिए। 356 को डालिए। वर्तमान में आप दिखाइए, एग्जाम्पल को दिखाइए। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, बिहार का भी एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, अदर एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, राजस्थान को दिखा सकते हैं, वेस्ट बंगाल को दिखा सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए आपको सबसे बड़ा काम क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए आप केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद है, लक्ष्मीकांत पे एक स्पेशल चैप्टर भी है, आप उसको देखिए। और इसमें आप सबसे बड़ी बात क्या कीजिएगा कि सारा का सारा सरकारिया आयोग के आलोक में दिखाइए। इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या करेंगे, इस सरकारिया आयोग सरकारिया आयोग की सिफारिश को दिखाएं। और भी केस है, RS मुंबई केस है, RS मुंबई केस है। मोदी सरकार के समय में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, वो केस है।
इस पूरी को दिखाइए और किस प्रकार से राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करती है गवर्नर, ठीक है, उसको आप दिखाएंगे तभी क्वेश्चन पूरा का पूरा होगा। सरकारिया आयोग पर अलग से क्वेश्चन आता है केंद्र राज्य संबंध में, ठीक है, उसको भी आप देखिए। इसलिए राज्यपाल अगर राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछ रहा तो ठीक है, नहीं तो राज्यपाल से क्वेश्चन पूछेगा और राज्यपाल में आप इसको दिखाइए। राज्यपाल के भी पास विवेक की शक्तियां है और इसको जोड़कर दिखाइए कि अगर किसी सरकार को अस्थिर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती राज्यपाल की शक्ति, क्योंकि सरकार बन जाने के बाद उसका फ्लोर टेस्ट ही होगा और फ्लोर टेस्ट के बाद अगर सरकार के पास बहुमत आ जाता है तो सरकार रहेगी, अगर नहीं आया तो सरकार जाएगी। इसका फायदा राज्यपाल जबरदस्त उठा लेते हैं और ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से ही बात है। जब कांग्रेस की सरकारें थी वो भी ऐसा करती आई थी, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है वो भी ऐसा काम कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल का जो पद है वह स्थिर पद नहीं है। आप सभी जानते हैं कि आज अगर सरकार गिर जाए तो जितने भी राज्यों के राज्यपाल हैं सबको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, यानी 5 वर्ष का उनका कार्यकाल स्थिर नहीं है और नहीं है तो लगभग सारे आयोग, सरकारिया आयोग ने भी इस बात की सिफारिश की कि राज्यपाल के पद जो है इसको स्थिर किया जाए, यानी राज्यपाल को अपने 5 वर्ष का जो नौकरी जो उनको मिला है उसमें किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न न किया जाए, उनके 5 साल के कार्यकाल को फिक्स किया जाए। तब उनको लगेगा कि हाँ सरकार कोई आए कोई जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं 5 साल तक रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण क्या होता है कि राज्यपाल राज्य सरकार को अस्थिर करना चाहती है, क्योंकि राज्यों में जब सरकार रहेगी तो लोकसभा चुनाव में केंद्र को फायदा होगा और इसी के लिए राज्यपाल तमाम तरह के खेल खेल जाते हैं। इसलिए ये किया जाएगा। मैंने इसे अलग से नहीं ये किया है, राष्ट्रपति को बताया मैंने और उसी में आपको राज्यपाल का तुलना करके ही आप चले जाएंगे, आपको आसानी हो जाएगी दोनों क्वेश्चन बनाने में। ओके, बहुत सारा चैप्टर देने से भी स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, लगता है कि बहुत ज़्यादा चैप्टर है, बहुत पढ़ना है। ऐसी कोई बात नहीं है। साइंटिफिक वे से अगर आप पढ़ते हैं आपके पास बहुत कम चैप्टर है, बहुत कम चैप्टर है। मैं तो कहता हूँ कि आप 15 से 17 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, आपका जीएस पेपर 2 का पॉलिटिकल साइंस का टेंशन बिल्कुल खत्म हो। लेकिन उस 15-17 क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आपको चैप्टर तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। हर एक चैप्टर का किसी न किसी दूसरे चैप्टर से संबंध है। इसलिए मैं आपको पहले ही बताया कि राज्यपाल को पढ़ने के लिए आपको सरकारिया कमीशन पढ़ना ही पड़ेगा। अगर सरकारिया कमीशन आपने नहीं पढ़ा तो राज्यपाल के संबंध में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल है। और अगर सीधे क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल के अधिकार और कर्तव्य की विवेचना कीजिए तब तो ठीक है, लेकिन उस विवेचना में भी तो आपको स्वविवेक की शक्तियां दिखानी है। विवेचना का मतलब क्या होता है? विवेचना का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप अधिकार और कर्तव्य दिखा दिया और घर चले गए, वो वाली बात नहीं होगी। इसलिए यहाँ भी आपको दिखाना पड़ेगा कि राज्यपाल किस प्रकार से राज्यों को स्थिर करते हैं और सरकारी आयोग का वहाँ वही लाइन में, लेकिन उल्लेख तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आंसर सही होगा और आपको नंबर मिलेगा। अन्यथा आप बिल्कुल भी आशा मत कीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल हो गया, दोनों को एक ही साथ मिलाकर आप तैयार कीजिए। इस बार देखिए क्वेश्चन आया हुआ है और विशेष संभावना है यूपीएससी में क्वेश्चन अभी आया हुआ 2022 में, आप उसको भी देखेंगे। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है और इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि राज्यसभा क्या एक स्टेपनी है, ऐसी स्टेपनी है जिसका कभी भी उपयोग नहीं किया गया, तो क्यों नहीं इसको समाप्त कर दिया? ठीक है, एक क्वेश्चन ये। और इस बार जो क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के कार्य का विवरण प्रस्तुत करें। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया। इस बार यूपीएससी में भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया।
और अभी जगदीप धनखड़ नए उपराष्ट्रपति भी बने हैं, इसलिए राष्ट्रपति के साथ आप उपराष्ट्रपति को भी करके रख लीजिए। आपके पास एकदम आसान क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप तैयार करके रखेंगे। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसको तैयार करके रख लीजिए। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ है, इसलिए सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है और इसको आप तैयार करके रख लीजिए। नेक्स्ट, सरकारिया कमीशन को आप तैयार करेंगे, एक क्वेश्चन अलग से तैयार करेंगे। सरकारिया आयोग, इससे क्वेश्चन तैयार करेंगे कि केंद्र और राज्य के संबंध में केंद्र और राज्य के संबंध में उत्पन्न होने वाले कम करने के लिए सरकारिया आयोग की सिफारिश इस प्रकार प्रभावी हो सकती है। स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक आप तैयार करके रख लीजिए। या सीधे सीधे भी क्वेश्चन आता है कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आलोक में केंद्र राज्य संबंध को किस प्रकार कम किया जा सकता है, स्पष्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन वही है, अथवा में आएगा। या सीधे सीधे अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि सरकारिया आयोग की मुख्य सिफारिशों का वर्णन करें, और भी आसान क्वेश्चन है, इसलिए सरकारिया आयोग को भी करेंगे।
नेक्स्ट आप क्वेश्चन तैयार करके रखेंगे चुनाव का। चुनाव आयोग, ठीक है, जिसमें चुनाव आयोग की भूमिका या तो फिर चुनाव लोकतंत्र महापर्व कहा जाता है। स्वतंत्र और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा ही इसे सफल बनाया जा सकता है। इस संबंध में भूमिका स्पष्ट है। ठीक है, या तो सीधे सीधे क्वेश्चन रहेगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, इसे स्पष्ट करें। एक क्वेश्चन यह तैयार करके रखिएगा। एक क्वेश्चन आता है बिहार में चुनाव में जातिगत मुद्दे हावी रहे। क्या आप इस बात से सहमत हैं?
किया जा सकता है। या सुझाव दें, दोनों ना। तो इसको करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो अभी करेंट का क्वेश्चन आपका आ रहा है। और करेंट का क्वेश्चन रहेगा एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव वर्तमान समय की बड़ी जरूरत है। नेक्स्ट एक दबाव ग्रुप से क्वेश्चन बताइए कि राजनीति में दबाव यानी प्रेशर ग्रुप या स्कोर यहाँ पर समूह भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस बार बनता है क्योंकि किसान कानून है और किसान कानून को सरकार ने वापस ले लिया। यह कम बड़ी बात नहीं है और देखा जाए तो भारतीय राजनीतिक इतिहास में ये एक बहुत बड़ी घटना है, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि सरकार ने किसी कानून को पास किया और कानून को पास करने के बाद उसको वापस ले लिया गया। ये कम बड़ी बात नहीं है, इसलिए इसको आप किसान कानून के संदर्भ में पेश करेंगे। किसान कानून के संदर्भ में इसको पेश करेंगे। चलिए, ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि इतने अगर क्वेश्चन आप करके रखते हैं तो आप जीएस पेपर 2 के मेन को करीब करीब कवर कर लेते हैं। इतना में से आपका क्वेश्चन लगभग आ जाता है, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सबको एक बार डिस्क्राइब कर दूँगा और 5 साल के यूपीएससी के भी क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या हमारी पार्लियामेंट संप्रभु है या नहीं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने उसको प्रस्तावना से जोड़ कर देखे, क्योंकि प्रस्तावना में दिया हुआ है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, ठीक है।
इसलिए ये सभी क्वेश्चन का सिर्फ नेचर की जरूरत होती है। और जब आप इधर से राष्ट्रपति पढ़ ही रहे हैं, राज्यपाल पढ़ ही रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट ही हो जाएगा। कभी पीटी में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई भी कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, और उसके बाद फिर जुडिशियल रिव्यू का पढ़ते ही है। तो जब उस पर जुडिशियल रिव्यू हो ही जाती है और न्यायपालिका हमारे देश में इतनी मजबूत है कि सरकार के बनाए किसी भी कानून को वह रद्द कर सकती है, ठीक है, तो वह संप्रभु कहां से होगा। एक और क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन तो न्यायिक पुनर्विलोकन को स्पष्ट करते हुए न्यायिक पुनर्विलोकन को स्पष्ट करते हुए इसकी सार्थकता पर विचार। इसके सार्थकता पर विचार, ठीक है। पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दीजिए, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे मुद्दे पर न्यायपालिका ऐसा एग्रेसिव हो जाती है कि ऐसा लगता है कि सारा का सारा काम वही कर रही है। बहुत सारे मामलों में न्यायपालिका ऐसा भी है कि केस को जबरदस्ती दिए हुए हैं, उसके बाद बहुत सारे काम हैं, जजों की कमी है, ठीक है। इसलिए आप इसको देखेंगे, एक जो करेक्ट का ही क्वेश्चन है यह रहेगा NJAC संबंधी विवाद आने ही वाली है। CAA संबंधी, बहुत हो गया, इतना बहुत हो गया, इतना क्वेश्चन बहुत हो गया। इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए और इसको आप तैयार करते हुए राइटिंग स्किल को डेवलप कीजिए। राइटिंग स्किल को डेवलप कीजिएगा, आपका ऑटोमेटिक है कि आंसर निखरेगा, और आंसर निखरने के बाद जब 3-4 बार आप किसी बात को लिखते हैं, एक बेसिक चीज़ आपको याद आ जाती है, और याद होने के बाद क्या होता है कि उसमें आप अलग अलग कंटेंट को जगह जगह पुट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है क्या, मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कहाँ कहाँ उस कंटेंट को जोड़ूं। और इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं है। आप अपने राइटिंग सेक्शन को कहीं न कहीं चेक कराइए, और चेक कराकर उसे स्पष्ट रूप से नंबर दीजिए। आप बोलिए कि 2 नंबर सर कम दे दीजिए, लेकिन ज़्यादा मत दीजिए। लेकिन कहाँ हमको क्या प्रूव करना है, इस बात को बताना, ठीक है। ओके, मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो कुछ ही पसंद आएगा, क्योंकि आप लोग अभ्यस्त हो चुके हैं अच्छे अच्छे वीडियो देखने का, जहाँ लाइट कैमरा साउंड सब कुछ अच्छा लगता है। और मैंने आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने की कोशिश की है। इसलिए एक बार की बात है, मैं बता रहा हूँ कि मैं एक कोचिंग में गया था और मुझे इंग्लिश तो उतनी आती नहीं है, और फिर भी मुझे इंग्लिश मीडियम के बैच में दे दिया गया था हिस्ट्री के लिए। और मेरी हाइट आप देख रहे होंगे, तो मैं जब कोचिंग गया हुआ था और मुझसे डेमो क्लास किया गया, तो बच्चों से कमेंट पूछा गया, तो कुछ बच्चे ने कहा कि सर देखने में तो छोटा है लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा। और यकीन मानिए, एक टीचर जिंदा तभी है जब उनके स्टूडेंट उन्हें याद करते हैं। मेरे
मरने के बाद भी अगर स्टूडेंट मुझे याद कर रहा है तो मैं उस समय भी अमर हूँ। और आप भी अपने जाने के बाद अगर आपको कोई याद करता है अच्छे कामों के लिए, आप भी अमर हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या कि कुछ समय के बाद कुछ मामलों पर विवाद हो गया, और विवाद होने के बाद वहाँ से मेरा संबंध टूट गया। और कुछ समय के बाद मैं जब वहाँ पर कुछ पैसे का हिसाब करने के लिए गया था तो मुझे बताया गया कि सर स्टूडेंट आपके क्लास को लाइक नहीं कर रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उनको कहा कि एक काम कीजिए ना सर, आप भी कुछ दिन पढ़ाए हैं, जबकि वो पढ़ाते नहीं थे, आप भी कुछ दिन पढ़ाए हैं, मेरे बिहाफ में और भी टीचर आपने मंगाया और मैंने भी पढ़ाया। आप एक काम कीजिए कि जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है आप उनको भी बुला लीजिए, मुझसे भी क्लास करवाइए और सबका कंपेयर कीजिए। और अगर स्टूडेंट कह दिया कि मेरा क्लास एकदम खराब है तो जितना दिन तक आपने यहाँ मैंने पढ़ाया है उसका पूरा का पूरा हमसे ले लीजिएगा, रख लीजिएगा। और मैं ये भी बता देता हूँ सर कि मैं अगर पढ़ाना जानता हूँ तो पटना के कंकड़बाग के मलाही पकड़ी चौक पर बैठकर मैं पेड़ के नीचे पढ़ाऊँगा, और वहाँ भी आज नहीं तो 5 साल के बाद 10 साल के बाद मेरे पास स्टूडेंट पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ेगा। इसलिए बोरा बिछाकर स्टूडेंट पढ़ेगा और कीमत इस कंटेंट की है, ठीक है। मैं कल के डेट में हो सकता है कि बहुत अच्छा डेकोरेशन कर दूँगा, लेकिन हो सकता है कि मैं ऐसा कंटेंट नहीं दे पाऊँ। इसलिए आप लोग एंजॉय कीजिए कंटेंट का। ओके, गुड नाइट। और मेरी गलतियों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट जरूर कीजिए कि क्या क्या कमियाँ रख रही है पढ़ाने के दौरान, उसको आप कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।